जनरली वैसे इस टाइप की वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा था कि एक एनालिसिस वीडियो बनाई जाए। और जो बहुत सारे इंडियंस लोगों के दिमाग में सवाल चलता रहता है कि एक्चुअल में जो इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ थी, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, कार्बन हो, ज़ोलो हो, बहुत सारी जो स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ इंडियन थी वो बाज़ार में क्यों नहीं टिक पाई, और सारी चाइनीज़ जो कंपनियां थी वो इंडियन मार्केट में उन्होंने कब्जा किस तरह से कर लिया। अभी क्योंकि जिस तरह से बॉयकॉट चाइना चल रहा है, उस हिसाब से आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में रीज़न क्या था इन सब चीज़ों के पीछे। और एक टाइम ऐसा था 2013 से 2015 के बीच, जबकि माइक्रोमैक्स जो थी वो सैमसंग को पछाड़ के नंबर 1 स्मार्टफ़ोन कंपनी बन चुकी थी इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे क्या ऐसे रीज़न थे कि अगले 1 साल के अंदर सारी की सारी स्मार्टफ़ोन जो इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ थी सारी की सारी धराशायी हो गई, और जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ इंडिया में आई थी जैसे कि शाओमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सारी कंपनियाँ इंडिया में आके टॉप में बैठ गई। तो इस चीज़ के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, या यूँ समझ लीजिए कि एनालिसिस करेंगे इस बारे में कि क्यों क्या गलतियाँ इन्होंने करी थी जिसकी वजह से वो फेल हो गई या फ्लॉप हो गई, इंडिया में नहीं टिक पाई। तो जो सबसे पहली गलती इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज ने की वो थी इनोवेशन से रिलेटेड। उन्होंने इनोवेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गई, लावा हो गई, कार्बन हो गई, ज़ोलो हो गई, उनके पास इतना सारा पैसा उस टाइम था मार्केट से कि वो अपनी एक खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकते थे और उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम सौंप के उसमें नए नए स्मार्टफोन से रिलेटेड नए नए इनोवेशन क्रिएट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो केवल अपना पैसा बनाने पे लगी हुई थी और उन्होंने कोई भी नई खोज करने की कोशिश नहीं की। जबकि जो इसके अदर हैंड पे चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज थी, उन्होंने नए नए इनोवेशन किए, जिसकी वजह से ये एक मेन रीज़न था कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनी धीरे धीरे पिछड़ती गई। जो दूसरा बड़ा रीज़न था इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ के फेल होने का, वो ये था कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ ने केवल प्रॉफिट पे ध्यान दिया। उस टाइम की अगर बात करें तो जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ थी, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन और ज़ोलो, ये सारी इंटेक्स नाम की कंपनी भी थी, है अभी भी, लेकिन अब कोई पूछता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 20 से 30% तक अपना किसी भी स्मार्टफ़ोन में प्रॉफिट मार्जिन रखते थे। जबकि जो चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ थी वो केवल 5% ही अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते थे, जिसकी वजह से जो इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ थी वो और पीछे होती चली गई, और यहीं से उनकी धीरे धीरे उनके फेल होने का जो दौर था वो शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये काम हुआ 2014-15 के करीब, और यहाँ पे 2014-15 से पहले जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और काफ़ी ज़्यादा उनका एक रुतबा था इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। जो तीसरा रीज़न था इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ के फेल होने का, वो था क्वालिटी रीज़न। इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ आज भी अगर आप देखोगे, अगर आपके पास कोई पुराना कार्बन या लावा या माइक्रोमैक्स का स्मार्टफ़ोन पड़ा हो तो आप उसकी एक बार क्वालिटी चेक करना, और उसी टाइम पे किसी चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन की क्वालिटी चेक करना। आपको डिस्प्ले से लेके, कैमरा से लेके, बिल्ड क्वालिटी से लेके हर चीज़ में आपको क्वालिटी में पता चलेगा कि जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी उन्होंने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया क्वालिटी को लेकर, जिसकी वजह से लोगों ने उनको पसंद करना बंद कर दिया और चाइनीज़ कंपनियों को आगे निकलने का मौका मिल गया। अब यहाँ पे जो चौथा रीज़न है वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मूवमेंट चलाया था, मेक इन इंडिया मूवमेंट, और उस मूवमेंट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बने हैं लोगों को वही चीज़ें खरीदने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपील की थी कि आप लोग मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदिए। तो उससे क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप अगर उस टाइम इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ को देखते तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थे, यानी कि जो भी माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ज़ोलो, ये अपने प्रोडक्ट या अपने स्मार्टफोन इंडिया में नहीं बनाते थे। ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से वहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करवाते थे और वहाँ पे उस स्मार्टफोन को अपना ब्रांड देके इंडिया में लॉन्च कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे केवल जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ थी वो आपके लिए कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर से कोई भी चीज़ बनवा रही है और उसमें केवल अपना लेबल लगा के अपने
इंडियन नाम से उसे बेच दे रही है। और ये बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट था इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ के लिए कि उन्होंने तब भी इंडिया में प्लांट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे उनको नहीं बनवाया। वो लगातार चाइना से ही स्मार्टफोन बनवा के इंडिया मंगवाते रहे। और जो चाइनीज़ कंपनीज़ थी उन्होंने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए और मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने मेक इन इंडिया डिवाइसेस या मेक इन इंडिया स्मार्टफोन इंडिया में बेचने शुरू किए, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद जो चाइनीज़ ब्रांड थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ गए। जो पांचवा रीज़न है वो भी ऐसा सिमिलर ही है जैसा कि मैंने आपको चौथे रीज़न में बता दिया है। यहाँ पे जो पांचवा रीज़न है वो है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी वो खुद से कुछ नहीं करती थी, वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से थोक के भाव में स्मार्टफोन बनवाती थी और उन पे अपनी लेबलिंग करके इंडिया में बेच देती थी। जबकि जो चाइनीज़ कंपनीज़ थी स्मार्टफोन की वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रही थी, यानी कि जो मेक इन इंडिया चल रहा था उस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रही थी, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इंडियंस ने धीरे धीरे करके जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थे उनको नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाइनीज़ ब्रांड थे। एक्चुअल में उनकी ब्रांडिंग भले ही इंडियन थी लेकिन वो बनाए हुए चाइना में थे, कम्प्लीटली चाइनीज़ प्रोडक्ट थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनको पसंद करना कम कर दिया। उसके बाद जो छठवां और फ़िलहाल के लिए आखिरी रीज़न है और बहुत ही बड़ा रीज़न है वो था रिलायंस जियो 4G। अब यहाँ पे देखिए जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थे माइक्रोमैक्स वगैरह ये सारे ये सोच रहे थे कि इंडिया में 4G सर्विस को एक आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते लगभग 2018-19 तक का टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनको एक बड़ा झटका दिया मुकेश अंबानी ने रिलायंस 4G को लॉन्च करके, और साथ ही साथ उन्होंने अपने स्मार्टफोन भी लॉन्च किए लाइफ नाम से, जो कि 4G एनेबल्ड स्मार्टफोन थे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पीछे छूट गए इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड, क्योंकि वो 4G एनेबल्ड स्मार्टफोन बना ही नहीं रहे थे। उन्हें वो चीज़ें सस्ती पड़ रही थी जो वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के मंगा रहे थे, इसलिए वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। उनके हिसाब से जो इंडिया में 4G आने वाला था वो 2018-19 के दौर में आने वाला था, लेकिन रिलायंस जियो ने ये बहुत जल्द ही ये काम कर दिया। और जो इसी के साथ अगर आप चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स को देखेंगे तो वो स्टार्टिंग से ही जब आए थे इंडिया में तो उसके कुछ टाइम बाद से ही उन्होंने 4G स्मार्टफोन बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि मेरा जो पहला 4G स्मार्टफोन था वो Redmi Note 3 था और वो 2015 से काफ़ी पहले आ चुका था। तो उस वजह से जो चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बिकने शुरू हो गए, क्योंकि जो जियो ने उस टाइम एकदम से मतलब आके तबाही मचाई थी। जियो का सिम लेने के लिए जो लाइनें लगी रहती थी, तो उन चीज़ों के हिसाब से लोगों ने चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड को प्रेफर करना शुरू किया, क्योंकि जो अदर स्मार्टफोन ब्रांड थे जैसे कि सैमसंग एक अच्छा ब्रांड था, लेकिन उसके जो 4G स्मार्टफोन थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। जबकि चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड जो थे उन्होंने काफ़ी सस्ते प्राइस में 4G प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेन और मेजर रीज़न था जिसकी वजह से जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थे वो एकदम से ही रेस से बाहर हो गए और जो चाइनीज़ कंपनीज़ थी वो जाके टॉप में बैठ गई। जैसे कि आपको पता है कि Xiaomi अभी नंबर 1 ब्रांड है इंडिया में, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। उसके अलावा भी Oppo ले लीजिए, Realme ले लीजिए, चाहे OnePlus ले लीजिए या Vivo ले लीजिए। और मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि जो Oppo, Vivo, Realme और OnePlus हैं ये सारे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो एक BBK इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की पेरेंटल कंपनी है जिनके अंदर में ये चारों कंपनीज आती है। तो इन चारों ने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी अच्छी खासी पोजीशन गेन कर ली अपने इनोवेशन को लेके, अपनी प्राइस रेंज को लेके, फीचर्स को लेके। सारी चीज़ें इन्होंने इतनी अच्छी प्रोवाइड कराई कि ये भी इंडिया में बहुत ही जल्दी ग्रो हो गई। और जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज थी वो अपनी ही गलतियों की वजह से अब गिनती में ही नहीं है। यानी कि अब तो मेरे ख्याल से उनमें से 90% कंपनीज़ ऐसी है जो स्मार्टफोन बनाना ही जिन्होंने बंद कर दिया, हार गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी प्रॉफिट को लेके, इनोवेशन को लेके और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो के दौरान गिनाई। हाँ, माइक्रोमैक्स थोड़ा सा टिका रहा क्योंकि उसने स्मार्टफोन के अलावा अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी ध्यान दिया। जो अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे टीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी माइक्रोमैक्स बनाती है। तो इस वजह से वो अभी भी थोड़ा बहुत कुछ % हिस्सा मार्केट में
अपने पास रखती है। बाकी अदर जितने भी कंपनीज़ है वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो बस यार यही था इस वीडियो के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।